नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीईटी ग्रुप सी का जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो अभी रीएडवर्टाइज हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, इसके बारे में। इसमें जो कैंडिडेट्स के डाउट हैं, सबसे पहला जो डाउट है वो सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर है कि जो फर्स्ट स्टेप का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जिसमें 4 गुना या फिर 3 गुना या 6 गुना जितने भी बच्चे बुलाए जाएंगे, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर करेंगे। आपको फॉर्म जनरल से भरना चाहिए या फिर ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, जिनके पास बीसीए बीसीबी में भरने की एक अप्रूवल है, यानी कि वो बीसीए बीसीबी के थ्रू भी फॉर्म लगा सकते हैं और जनरल के थ्रू भी लगा सकते हैं, या कुछ कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी के हैं वो एससी के थ्रू भी लगा सकते हैं, जनरल के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो किस कैटेगरी के थ्रू लगाना बेहतर रहेगा, और साथ ही में जो अहम पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फोरम में क्या कुछ मेन इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, जो मेन पॉइंट है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ जो अहम पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, और फॉर्म भरते समय जो सावधानियां रखनी है या फिर जो प्रोसीजर बड़ा है उसके भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, सब कुछ जो आपके जो भी डाउट है वो सब कुछ अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका ग्रुप सी है, जो उसकी रीएडवर्टाइज हुई है, उसमें ग्रुप नंबर 1 है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग, ग्रुप नंबर 2 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्रुप नंबर 56 ग्रेजुएशन लेवल है, ग्रुप नंबर 57 +2 लेवल है। इनको रीएडवर्टाइज कर दिया गया है कैटेगरी नंबर 25 और 33 को छोड़कर ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है वो आपका शुरू हो गया है, और इसमें बताया गया है कि जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है वो आपका 29 जून से लेकर के और आपका 8 जुलाई तक का ये जो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर है ये रहेगा। इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद अब की बार जो डेट बढ़ने की जो आशंका है, जो डेट एक्सटेंड हो जाती है हर बार, अब की बार उम्मीदें कम है, क्योंकि कैंडिडेट्स को जो सरकार है उसको भर्ती जल्द से जल्द पूरी करवाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से अब की बार ये उम्मीद मत करना कि आपकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो जल्द से जल्द जिस भी कैंडिडेट को फॉर्म भरना है फटाफट अपना फॉर्म भर ले। इसके बाद हम बात करें आगे जो अहम पॉइंट दिए गए हैं, इसमें देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। एक बार एज के बारे में मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हिंदी और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैट्रिक में हो चाहे उसके ऊपर हायर क्वालिफिकेशन में हो, हिंदी और संस्कृत जरूर होना चाहिए। यहाँ पे एज की हम बात करें तो यहाँ पे 18 से 42 बताया गया है। ऑल कैटेगरीज किन को छोड़कर, कैटेगरी नंबर 320, 21, 25, 37, 81, 82, 384 और 385, इसको छोड़कर आपके 18 से 42 एज रहेगी सभी की। उसके बाद कैटेगरी नंबर 320, 21 की 21 से 27 रहेगी, 325 से 337 325 और 337 18 से 35 रहेगी, 381 और 82 में 18 से 25 रहेगी, 384 में आपकी 18 से 22 रहेगी, 385 में आपकी 18 से 26 रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है जो आपका एज रिलैक्सेशन जो रहेगा, जो आपका कास्ट का एज रिलैक्सेशन आपको हर बार मिलता है, सेम आपका वो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दिखाई हुई है, 981 पोस्ट है ग्रुप 1 में। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टाइम जो आया हुआ है इस साइड में, ये आपका कैटेगरी नंबर है, ये आपका डिपार्टमेंट का नेम है, ये आपका पोस्ट का नेम है। उसके बाद ये आपका पे स्केल हो गया, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, फिर उसके बाद ईएसएम की वैकेंसियां हैं और ये पीडब्ल्यूडी की वैकेंसियां हैं। कुल मिला के वैकेंसी की टेबल आपके सामने दिखाई हुई है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो डिटेल्ड क्वालिफिकेशन है वो आपकी बताई हुई है। कैटेगरी नंबर 1 की जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग जो कैटेगरी है आपकी 1 2 3 4 5 है, उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो हर एक कॉलम में दिखाई हुई है, और ये जो क्वालिफिकेशन है ये बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताया गया है। इसके अलावा आपको कहीं भी क्वालिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि फॉर्म भरते समय भी क्वालिफिकेशन वहां पे आती है, लेकिन उनमें कुछ डाउट रहते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देखें, यहाँ से देखने के बाद आप फॉर्म फिल करें। उसके बाद सेम इसी प्रकार आपकी अलग अलग कैटेगरी आई हुई है, 32 तक यहाँ आई हुई है। 32 के बाद आपका 317 शुरू हो गया, 7185 पोस्ट है। ये जो नोटिफिकेशन, ये आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें आपकी वैकेंसी, क्वालिफिकेशन सब कुछ दिखाया गया है। और इस नोटिफिकेशन में जो आपकी कैटेगरियां दिखाई हुई है, ये कैटेगरियां आपकी सभी फॉर्म भरते समय वहां पे मेंशन होंगी। इन सभी कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलें, सभी ये कैटेगरियां हैं, आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। मैं डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं।
ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हो गई है। इसके पश्चात ये जो आपका नोटिफिकेशन आ गया, ये आपका ब्रीफ नोटिफिकेशन आ गया सीईटी के बारे में। यहाँ पे 28 जून बताया गया है, एप्लीकेशन आपका 29 जून से शुरू हो गया और 8 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रहेगी, रात 12 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें, नीचे चलते हैं, इसमें देखिए मैंने अहम पॉइंट जो है वो सारे हाईलाइट कर रखे हैं, इसमें ये देख लीजिए। इस पॉइंट के बारे में बता देता हूं, इसमें बताया गया है कि जो आपका 0.975 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने की रहेगी। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इस केस में आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी अनअटेम्प्ट करने का। और उसके बाद ये एम पॉइंट ये है कि 100 + 5 मिनट, यानी कि 100 मिनट तो आपका हो गया क्वेश्चन पेपर का, और 5 मिनट जो इंक्लूड है वो यदि आप जिसका आंसर आपको नहीं पता उसके लिए भी आपका अलग से टिक करना है, ये आपके 105 मिनट ये हो गए, ये आपकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, अहम पॉइंट समझने लायक है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों का हो रहा है वो इसी में हो रहा है। देखिए इसमें बताया गया है कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज लेस देन 30, यानी कि कोई भी एडवर्टाइज जिसमें आपकी टोटल पोस्ट 30 से कम है, उस केस में जो पोस्ट है उसके 5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 25 अगर पोस्ट है तो 25 के 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बी में बताया गया है 150 कैंडिडेट इफ द नंबर इज बिटवीन 30 एंड 40, यानी कि यदि वैकेंसियां आपकी 30 और 40 के बीच में है तो वहां पे 150 कैंडिडेट को एग्जाम, यानी कि जो आपका फर्स्ट जो आपका होगा उसमें आपका बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40, यानी कि यदि जो आपकी वैकेंसियां हैं वो 40 से अधिक हैं तो जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे आपके वो आपके 4 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी कि जो आपकी वैकेंसियां हैं उसके 4 गुना अधिक कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए एक डाउट है, जो 4 टाइम कैंडिडेट, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डाउट है वो यही है कि मान लीजिए 4 टाइम आपकी वैकेंसी के अनुसार बुलाए जाएंगे। तो इसमें मैं बात करूं वैकेंसीज की, तो इसमें जो जनरल कास्ट है उसकी अलग वैकेंसियां हैं, जनरल कास्ट की अलग है, एससी की अलग है और बीसी की अलग है। तो यहाँ पे ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि जो आपकी टोटल वैकेंसीज के 4 गुना बुलाए जाएंगे या फिर हर कैटेगरी वाइज 4 गुना बुलाए जाएंगे। मान लीजिए जो जर्नल है, मान लीजिए जर्नल में आपकी 100 वैकेंसियां हैं, एससी में आपकी 50 वैकेंसियां हैं, तो 100 गुना 4 बुलाए जाएंगे, 50 गुना 4 बुलाए जाएंगे, या फिर टोटल मान लीजिए आपकी 700 वैकेंसियां हैं तो 7 गुना 4 बुलाए जाएंगे। ये कहीं भी इस पॉइंट में मेंशन नहीं किया गया है, ये कैंडिडेट का डाउट है, लेकिन वीडियो के अंत तक इस पॉइंट को भी हम मेंशन करेंगे। फिलहाल के लिए आप केवल इतना ही समझे कि यदि 30 से नीचे कैंडिडेट है तो 5 टाइम, 30 से 40 है तो 150 कैंडिडेट को, और 40 से ऊपर है तो 4 गुना कैंडिडेट्स को फर्स्ट फेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका डाउट लास्ट में नीचे दोबारा बताया जाएगा, उसमें है, इसमें बताया गया है फर्स्ट फेज में मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के लिए और उसके बाद अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताया गया है। सेम वही पुरानी बातें हैं आपकी। इसके बाद ये थोड़ा सा मेन पॉइंट और जरूर है, यहाँ पे देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है ये, जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। सबसे पहले तो ये बता दिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यूड फॉर जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इनकम मेंशन इन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि ईडब्ल्यूएस 2 प्रकार के बनते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। यदि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस है तो नहीं चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए, यानी कि करंट सेशन का होना चाहिए। यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। सेम वही आपका बीसीए बीसीबी के बारे में बताया गया है, जो इनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना है, शुड अटैच द फ्रेश लेटेस्ट बीसीए और बीसीबी सर्टिफिकेट। लेटेस्ट का मतलब मैं यहाँ पे यही प्रेफर करूंगा कि 1 अप्रैल के बाद का ही ईडब्ल्यूएस लगाएं और 1 अप्रैल के बाद का ही बीसीए बीसीबी लगाएं, ठीक है। जो बीसी ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट से नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि जो पुराने हमारे बीसी के सर्टिफिकेट बनते थे वो बिना परिवार पहचान पत्र के या फिर परिवार पहचान पत्र के भी बनते थे, तो फोटो वाले बनते थे जिनको तहसीलदार अप्रूवल करता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि परिवार पहचान पत्र वाला ही बीसीए बीसीबी होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो नहीं होता है, वो लेटेस्ट फॉर्मेट है हरियाणा गवर्नमेंट का, और ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य नहीं होगी, ये इस पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट से संबंधित डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और कुछ हाईलाइट इसमें ये देखिए, ये बताया हुआ है यहाँ पे
एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो मुख्य तौर से मैं बता देता हूं। इसमें जो आपकी 13/1/2022 को जो विड्रॉल हुई थी, जो मतलब जो पुराना नोटिफिकेशन था जिसमें पुरानी एडवर्टाइज थी, जो भरते आ रहे हैं और जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं उन कैंडिडेट्स को, जो अब एज क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है। बाकी जो रेगुलर कैंडिडेट है उनका एससी का 5 और बीसी का 5 यहाँ पे बताया हुआ है। एज रिलैक्सेशन में कोई अलग से प्रावधान नहीं है, जो सेम हर बार होता है वो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन का कारण यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका फॉर्म है वो किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले पॉइंट, मोर देन वन एप्लीकेशन, यदि एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी तो रिजेक्ट पहले से ही है, क्योंकि इनकम्प्लीट है, फॉर्म भरा नहीं गया। दूसरा, नो क्वालिफिकेशन ऑफ हिंदी संस्कृत एज प्रेस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपके पास यदि हिंदी और संस्कृत की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी नोट प्रोसेस द रिक्वेस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट इज अंडरगोड ओवरेज, यानी ओवरेज हो जाता है तो आपका हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो उससे उनका डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो भी आपका हो जाएगा। लैक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट की है वो आपके पास होनी चाहिए, ये मुख्य कारण है आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे मेन पॉइंट यहाँ पे, अब देखिए ये बताया हुआ है, यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन ओपन, जनरल और पेरेंट वर्टिकल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द फाइनल रिजल्ट ओनली एंड नोट एनी प्राइमरी स्टेज प्रोवाइडेड दे हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट रिलैक्सेशन। यानी कि इस पॉइंट में साफ तौर से ये बताया गया है कि यहाँ पे जो ओपन और जनरल कैटेगरी में शामिल करते थे ये केवल फाइनल रिजल्ट में ही शामिल होगा। थोड़ा सा डीप में और आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार होता था, मान लीजिए आपकी जो जनरल की लिस्ट है वो आपकी 75 नंबर पे गई है और ओबीसी की जो लिस्ट है मान लीजिए फाइनल कट ऑफ वो आपकी 70 पे गई है। एक ओबीसी का कैंडिडेट जिसके 72 नंबर हैं तो वो ओबीसी में काउंट ना होकर के जनरल में काउंट हो जाता था फाइनल मेरिट लिस्ट में, और जो ओबीसी की वैकेंसी थी वो एम्प्टी हो जाती थी, यानी कि नीचे वाले कैंडिडेट को इसका फायदा मिल जाता था। जो कैंडिडेट ओबीसी के क्राइटेरिया से भी ऊपर जा रहा है और जिसकी कैटेगरी ओबीसी है उसको जनरल समझ के और जनरल में काउंट किया जाता था, वो जनरल की वैकेंसी रोकता था, ना कि ओबीसी की। इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि ये जो रूल है ये आपका केवल फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा, जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसी में काउंट किया जाएगा। जो प्राइमरी स्टेज है उसमें इस प्रकार का कोई भी लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि 4 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब 4 गुना कैंडिडेट्स में हमारा डाउट केवल यही था कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 4 गुना बुलाए जाएंगे या फिर कास्ट की जो है, जनरल की है, बीसी की है, उसके 4 गुना बुलाए जाएंगे, केवल हमारा ये डाउट था। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है जो आपके टोटल के मान लीजिए अगर वो बुलाते हैं तो मान लीजिए टोटल कैटेगरी के उन्होंने 4 गुना बुला लिए, तो जो एससी की वैकेंसीज हैं, ओबीसी की वैकेंसी है, बीसी की वैकेंसीज हैं, जनरल के मान लीजिए आपके ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा चले गए 4 गुना में, एससी के कम गए, तो लास्ट में ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि आपकी जो एससी की वैकेंसी है वो खाली हो जाएंगे इस हिसाब से, क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया, जो ऊपर वाले 4 गुना कैंडिडेट्स हैं उनको सभी को उठा लिया बिना कास्ट देखें, तो उसमें मान लीजिए ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट्स ज्यादा आ जाते हैं 4 गुना में, लगभग 90% कैंडिडेट यही आ जाते हैं। तो जो एससी कैंडिडेट है वो तो 4 गुना में आ ही नहीं, अब जो आपकी आगे की प्रक्रिया होगी वो उन्हीं 4 गुना कैंडिडेट्स की होगी। जब लास्ट में कैटेगरी वाइज लिस्ट लगाने की जब फाइनल रिजल्ट का जब ऑप्शन आएगा तो उस टाइम पे एससी के कैंडिडेट नहीं बचेंगे, तो ये एक बड़ी वजह हो जाएगी, इस वजह से वो रूल फॉलो नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे जो कास्ट वाला है ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो ओबीसी कैंडिडेट है, मान लीजिए जनरल की इन्होंने वैकेंसी लगाई और मान लो जनरल की लिस्ट 70 पे आ रही है, वही जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था वही दोबारा यहाँ पे रिपीट हो जाता है। कोई कैंडिडेट ओबीसी में है और वो जनरल के क्राइटेरिया में जा रहा है तो उसको जनरल में शामिल नहीं किया जाएगा फर्स्ट स्टेज में। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके भी 4 गुना बुलाए जाएंगे, जो ओबीसी यानी कि बीसी और बीसी बी के हैं उनके भी 4 गुना बुलाए जाएंगे और एससी कैंडिडेट्स के भी 4 गुना बुलाए जाएंगे। अब इसमें समस्या क्या है, क्योंकि जनरल की वैकेंसी हर जगह ज्यादा होती हैं और ओबीसी की वैकेंसी कम होती है। हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए जनरल की वैकेंसियां 200 हैं, 100 वैकेंसियां ओबीसी की हैं, 100 वैकेंसियां एससी कैंडिडेट्स की हैं, केवल ये 3 एग्जांपल हम लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स 400 बुलाए जाएंगे, ओबीसी कैंडिडेट्स 200 बुलाए जाएंगे। अब जहां 400 बुलाए जाएंगे वहां
सीधी सी बात है, जो आपकी कट ऑफ है वो कम आएगी, लेकिन ओबीसी के केस में आपके कैंडिडेट 200 बुलाए जाएंगे, हम दोगुना की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपकी लिस्ट ज्यादा जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स कम है, कैंडिडेट्स का डिफरेंस हो गया, और कास्ट यहाँ पे अलग अलग हो रही है। उस वजह से जो कैंडिडेट ओबीसी से हैं उनको फर्स्ट स्टेज में यदि वो जनरल से भरते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जनरल में कैंडिडेट्स ज्यादा बुलाए जाएंगे, क्योंकि वहां पे वैकेंसी ज्यादा है। ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पे ये बातें क्लियर नहीं हुई हैं, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपने लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे उन कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब बात फाइनल कट ऑफ की आएगी तो जनरल की ज्यादा जाएगी, बीसी की कम जाएगी, क्योंकि जो बीसी के कैंडिडेट जनरल में शामिल होंगे उनको जनरल में कर दिया जाएगा, और बीसी की वैकेंसियां नीचे वाले कैंडिडेट्स द्वारा भरी जाएंगी। तो फाइनल कट ऑफ में ओबीसी वालों का फायदा मिलेगा, जनरल को नुकसान रहेगा। और फर्स्ट कट ऑफ की मैं बात करूं तो वहां पे जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, बीसीए बीसीबी, यदि वो जनरल से फॉर्म भरते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीजें एज पर स्टेटमेंट समझा रहा हूं, जो मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपने देख ली है, जो फर्स्ट पेज में 4 गुना वाला था वो स्टेटमेंट भी आपने देख ली है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या चीज बेटर लगती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने आपको समझाया। आप अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि इसमें डिटेल में कोई अलग से नोटिस नहीं है जहां से आपको क्लेरिफाई हो पाए कि एक्चुअल में क्या होगा। ये सब जितना नोटिफिकेशन में स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आगे चलें, इसमें कुछ विशेष है नहीं आगे। ये विड्रॉल नोटिफिकेशन जो भी विड्रॉल हुई थी, एडवर्टाइजमेंट उनके बारे में बताया हुआ है, आप उनकी दोबारा से किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो। इसके बाद ये सीईटी का पुराना नोटिफिकेशन हो गया, ये कुछ आपके डिक्लेरेशन हो गए। डिक्लेरेशन के बाद ये अब फॉरम की बात आ जाती है यहाँ पे। अब मैं फॉरम के बारे में समझा देता हूं। फॉरम में क्या होगा, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये आपके फॉरम के स्टेप रहेंगे, किस किस प्रकार कौन कौन सा। इसमें सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल आएगी, स्टेप 2 में रजिस्ट्रेशन, स्टेप 3 में मेलिंग एड्रेस, फिर कैटेगरी, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिर स्टेप 7 में आपका कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडिडेट के कुछ स्टेप कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है, तो कुल मिला के आपके 7 स्टेप यहाँ पे फॉरम के रहने वाले हैं। और फॉरम बहुत ज्यादा लेंथी है, थोड़ा सा मैं इसको आगे स्क्रॉल करूंगा तब आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो 3 स्टेप तो आपके नॉर्मल हो गए, आपका पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस नॉर्मल आप फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका कैटेगरी का आता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी कैटेगरियां हैं, श्रेणी कैटेगरी नंबर 1 से 20, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 उसका यहाँ पे सिलेक्शन ऑफिसर आया हुआ है, ये आपका डिप्लोमा चाहिए। कैटेगरी नंबर 2 में जूनियर इंजीनियरिंग, ये इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये दी हुई है। तो जो भी कैटेगरी आपको फिल करनी है आपको सिंपल यहाँ पे टिक करना है, सभी में यहाँ पे टिक करना है। तो जितनी भी कैटेगरियां हैं आपको स्क्रॉल डाउन करनी है, सभी कैटेगरी की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, एक एक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एक तो समय इसमें लगेगा। इसके बाद मैं आगे बात करूं तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, मेरे केस में मान लीजिए मैंने कैटेगरी नंबर 1 20 में सबसे पहले इस कैंडिडेट का कैटेगरी नंबर 1 सेलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आ गया, क्लिक हियर टू सबमिट डिटेल, यानी कि जो इनके क्वालिफिकेशन है यहाँ पे हमें सबमिट करनी है। सेम दूसरे में जूनियर सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट डिटेल, यानी कि जो इनकी एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको सबमिट करनी है। जूनियर इंजीनियरिंग में यहाँ पे मैट्रिक भी बोला हुआ है, डिप्लोमा भी बोला हुआ है, तो ये दोनों क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक पोस्ट के लिए मांगी गई है वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करते टाइम क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये फिल करते टाइम ये ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मेंशन करने हैं, फिर स्कूल हो, बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी, फिर पासिंग ईयर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर सर्टिफिकेट नंबर, फिर आपका डेट ऑफ इश्यू, फिर आपके कितने नंबर हैं टोटल, फिर आपने कितने ऑब्टेन किए, और लास्ट में आपका फाइल अटैचमेंट जो कि आपका 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक डॉक्यूमेंट में कुल मिला के आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स हैं एक डॉक्यूमेंट की डिटेल डालने के। एक वैकेंसीज में यदि आप एक के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें एक का आपका क्वालिफिकेशन डलेगा। यदि कोई क्वालिफिकेशन ऐसी है, कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें आपका 10th की भी डिटेल डलेगी, 12th की भी डलेगी, ग्रेजुएशन भी डलेगी, इस तरह की भी पोस्ट हैं, तो उस केस में एक के लिए ही आपको इतनी ज्यादा चीजें करनी पड़ रही हैं। मान लीजिए आपने कुल मिला के 32 पोस्ट के लिए यदि प्रेफरेंस डाली है, 32 पोस्ट आपने भरी है, तो 32 पोस्ट जो आपने भरी है सभी की क्वालिफिकेशन आपको अलग अलग डालनी पड़ेगी, और हर क्वालिफिकेशन की आपको अपलोड भी करना पड़ेगा उसका डॉक्यूमेंट, और उसकी जो डिटेल है वो हर बार दोबारा डालनी पड़ेगी।
तो ये मान लीजिए एक ही फॉर्म में आपको 30 से 32 फॉर्म भरने हैं, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी की अलग अलग होगी और सभी की आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यदि बीए बेस पे आपके 5 फॉर्म है तो पांचों में आपको बीए 5 बार लगाना पड़ेगा। तो फॉर्म एक नहीं है, फॉर्म बहुत ज्यादा है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है उसका ये मान लीजिए सीईटी का एक फॉर्म नहीं, आप 30 फॉर्म भरवा रहे हो, इसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो डेट बढ़ने की आशंका बहुत कम है, डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जल्दी कर रही है भर्तियों में, उनको बोर्ड से पहले ही भर्तियां पूरी करवानी है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करवा लें और फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कैंडिडेट खुद से फॉर्म भर पाएगा। खुद से भरता है तो लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। सीएससी सेंटर वालों को 2-2 घंटे लग जाते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि डिटेल हर बार अलग अलग डालनी पड़ती है, कॉपी पेस्ट करें या फिर उसको फिल करना पड़ता है मैन्युअली, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। साइट भी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही कि डॉक्यूमेंट तुरंत अपलोड हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इस वजह से आप अपने जो भी कैंडिडेट को फॉर्म भरना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म भरें। यदि इसमें साइड में कोई अमेंडमेंट होता है या फिर बहुत जल्द मैं इस फॉर्म की भी वीडियो लेके आऊंगा, किस ऑप्शन में आपको क्या डालना है, कहां से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में जो नोटिफिकेशन के जो अहम मुद्दे थे वो हमने समझा दिए। जो सिलेक्शन प्रोसीजर का था, जो स्टेटमेंट है, एज पर स्टेटमेंट हमने आपको बताया। डिसीजन आपका खुद का रहेगा कि आपको किस प्रकार भरना है, किस कैटेगरी से आपको भरना है, क्योंकि फायदा भी है नुकसान भी है। एज पर स्टेटमेंट हो सकता है कल को स्टेटमेंट बदल जाए या फिर अलग से इसमें डिटेल में कोई सूचना आ जाए जो यहाँ पे मेंशन नहीं हो पा रही है, इसमें कोई अमेंडमेंट हो जाए तो वो वीडियो सब बाद में लेके आएंगे। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट है, वो पॉइंट छूट गया था हमारा नोटिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन जो आपका सीटी की लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक जो आपने क्वालिफिकेशन करी है वो कंप्लीट क्वालिफिकेशन आप सीटी में अपलोड कर सकते हैं, यानी कि रीएडवर्टाइज हुआ है। आपने जो कोई क्वालिफिकेशन, मान ली किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन अब किया है तो ग्रेजुएशन अपडेट कर सकता है। लास्ट डेट तक जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई वो सभी क्वालिफिकेशन आप सीटी के फॉर्म में लगा सकते हैं। चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो, वो क्वालिफिकेशन डिटेल आप सीटी में भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की तरफ जो नोटिफिकेशन में नोटिस आया हुआ है वो छूट गया था, जो आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो पॉइंट आपको मिल भी जाएगा। क्वालिफिकेशन में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, लास्ट डेट तक की क्वालिफिकेशन आप इस फॉर्म में लगा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे डिस्प्ले पर हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।